राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इतिहास में भारतीय खेलों का जब भी जिक्र होगा सरदार मिल्खा सिंह का नाम बड़े अदब से लिया जाएगा। और आज सरदार मिल्खा सिंह हमारे बीच नहीं रहे। बीते दिनों मिल्खा सिंह कोरोना से जूझ रहे थे। हालांकि वो कोरोना नेगेटिव भी हो चुके थे, पर पिछले कुछ दिनों से अचानक उनकी तबीयत नाजुक होने लगी। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। और इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी कोरोना की वजह से देहांत हुआ था। वह अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उस वक्त वो खुद आईसीयू में भर्ती थे। मिल्खा सिंह ने 91 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। मिल्खा सिंह की बात करें तो वह देश के पहले ट्रैक एंड फील्ड सुपरस्टार थे। मिल्खा सिंह के करियर का सबसे खास लम्हा तब आया जब 1960 के रोम ओलंपिक में वह पदक से चूक गए थे। लेकिन आने वाले वर्षों में मिल्खा ने न सिर्फ खुद को निखारा और तराशा, बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। 200 मीटर और 400 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड मिल्खा के नाम थे। मिल्खा सिंह की पहचान एक ऐसे एथलीट के रूप में थी जो बेहद जुनूनी और समर्पित एथलीट थे। 1958 के टोक्यो एशियंस गेम्स में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया। 27 साल की उम्र में मिल्खा सिंह ने 1958 के एशियंस गेम्स में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। मिल्खा सिंह को 400 मीटर की दौड़ बहुत भाती थी। यहाँ उन्होंने 47 सेकंड में गोल्ड मेडल हासिल किया। दूसरा गोल्ड मेडल और भी खास था। 200 मीटर की दौड़ में मिल्खा ने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को हराया था। खालिद ने गेम्स के नए रिकॉर्ड के साथ 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। खालिद को एशिया का सर्वश्रेष्ठ फराटा दावक कहा जाता था, लेकिन मिल्खा सिंह शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने महज 21.6 सेकंड में गोल्ड मेडल जीतकर एशियंस गेम्स में नया रिकॉर्ड बना दिया। एशियंस गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीतने के बाद मिल्खा सिंह के हौसले बुलंद थे। अब बारी थी कॉमनवेल्थ गेम्स की। यहाँ मिल्खा सिंह ने वो मुकाम हासिल किया जो आज तक भारतीय एथलीट की दुनिया के सबसे यादगार लम्हों में दर्ज है। मिल्खा सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। उनका ये रिकॉर्ड 52 साल तक कायम रहा। साल 1958 में मिल्खा सिंह के कैरियर का सर्वश्रेष्ठ साल रहा। इसके बाद 1959 में उन्होंने कई यूरोपियन इवेंट्स में जीत हासिल की। वे 1960 के रोम ओलंपिक्स में तैयार हो रहे थे। यहाँ वे जीत नहीं सके, लेकिन 45.73 सेकंड का समय निकालकर उन्होंने 400 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। ये इवेंट मिल्खा सिंह की पहचान के साथ जुड़ गया। 1960 की इस घटना के बाद मिल्खा सिंह ने एक बार फिर जोश दिखाया और 1962 के जकार्ता एशियंस गेम्स में 2 और गोल्ड मेडल जीते। मिल्खा सिंह के नाम कुल 10 एशियन गोल्ड मेडल हो गए। दुनिया में भारतीय खेलों में अपना नाम करने वाले मिल्खा सिंह को पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। मिल्खा सिंह की जीवन गाथा और उपलब्धियों पर फिल्म भी बन चुकी है। मिल्खा सिंह के परिवार में उनके बेटे गोल्फर जीव मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं। फ्लाइंग सिंह के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, फरहान अख्तर, फिल्म निर्माता निर्देशक प्रसून जोशी व पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण समेत कई दिग्गजों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। नेशनल चैनल कात्यायनी के चैनल हेड ललित सुमन ने भी सरदार मिल्खा सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली सरकार ने आज देश के लिए कुर्बान होने वाले 6 कोरोना योद्धाओं के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का निर्णय लिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन शहीदों ने कोरोना काल में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्राण गंवाए थे। इन शहीदों में 3 भारतीय वायुसेना से, 2 दिल्ली पुलिस से और 1 सिविल डिफेंस की सेवा में थे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने बहादुर सेनानियों की शहादत को नमन करती है और उन्हें सम्मान राशि देना चाहती है। दिल्ली के रहने वाले हैं या दिल्ली में रहते हैं, वो चाहे सेना में हो या पुलिस में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, सिविल डिफेंस में हो, दिल्ली सरकार उनकी बहादुरी की कद्र करती है और वर्दी पहनने वाला हर आदमी अपनी जान पर खेलने की
कसम के साथ अपनी जान पर खेलकर देश की सेवा, देश की रक्षा करने की कसम के साथ, उसके संकल्प के साथ वर्दी पहनता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए, उन सैनिकों के लिए जो देश के लिए जान लड़ाते हैं, उन पुलिस वालों के लिए जो अपना फ़र्ज निभाते हुए शहीद होते हैं, उनके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि की व्यवस्था की थी। उसके परिवार को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी उसके परिवार को सम्मान से जीने का एक ज़रिया बना रहे, उसके लिए हर एक परिवार को इस तरह के 1 करोड़ की सम्मान राशि दिल्ली सरकार देती है। आज भी दिल्ली सरकार ने 6 ऐसे बहादुर सिपाहियों की शहादत को नमन करते हुए निर्णय लिया है जिन्होंने अपना बेटा देश की सेवा करते हुए खोया है, अपना फ़र्ज निभाते हुए खोया है। सबसे पहले हैं दिल्ली पुलिस के एसीपी स्वर्गीय संकेत कौशिक जी। ये दिल्ली पुलिस में एसीपी पर तैनात थे और बहुत बहादुर अधिकारी थे। ये रजोकरी फ्लाईओवर पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी एक ट्रक ने उनको टक्कर मार दी और किसी गलत वाहन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, गलत तरीके से जा रहे वाहन को, उसने उनको कुचल दिया। वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। उनकी 3 बेटियां हैं, उनके परिवार में उनकी पत्नी है। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी पत्नी पर है जो पेंशन से घर चला रही थी। संकेत कौशिक जी की शहादत को सलाम करते हुए 1 करोड़ की उनको राशि देने का निर्णय लिया है। दूसरे हैं सफदरजंग दिल्ली के रहने वाले राजेश कुमार जी, जो एयरफोर्स में थे और देश की सेवा को लेकर हमेशा समर्पित रहते थे। वो असम से जोरहाट में एयरबेस से उड़ान भरने के बाद उनका जो विमान था वो लापता हो गया था और उसका मलबा उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में मिला था। और जब मलबा मिला था तो ये पाया गया कि राजेश जी वीरगति को प्राप्त हुए। देश की सीमा की निगरानी करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी शादी को केवल 3 महीने हुए थे। उनके परिवार के पास में आजीविका का भी कोई और साधन नहीं है। तो दिल्ली सरकार उनके दुख को तो कम नहीं कर सकती है परिवार के, लेकिन उनकी शहादत को नमन करते हुए 1 करोड़ की राशि उनके परिवार को दे रही है। इसी तरह से इसी विमान दुर्घटना में जो मैंने जिसका जिक्र किया, जिसमें राजेश कुमार जी वीरगति को प्राप्त हुए, जोरहाट की विमान दुर्घटना में एक और जांबाज पायलट हमारे देश ने खोया और वो भी दिल्ली के रहने वाले थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुनील मोहंती, जो द्वारका के रहने वाले थे और वो भी फ्लाइट में देश की सीमा की निगरानी में ड्यूटी पे थे और इस विमान हादसे में वो भी शहीद हुए, सुनीत मोहंती। तो उनके परिवार में उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, उनकी माता पिता हैं, उनकी छोटी बहन है, तो उन और पेंशन से घर चला रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो उनकी कुर्बानी को नमन करते हुए आज दिल्ली सरकार की ओर से उनके परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की राशि देने का निर्णय लिया गया। भारतीय वायुसेना के एक और ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर थे दिल्ली के ही रहने वाले मीत कुमार जी, जो अशोक विहार में रहते थे और अपनी फ्लाइंग ड्यूटी के दौरान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उनका MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस हादसे में मीत कुमार जी शहीद हो गए थे। तो इस दुर्घटना ने देश ने भी एक बेटे को खोया और परिवार ने भी एक अपने बेटे को खोया। तो उनके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिल्ली सरकार देगी। ये अशोक विहार दिल्ली के रहने वाले थे मीत कुमार जी। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल विकास कुमार जी वसंत विहार में पिकेट की गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे और रात में उनके ऑफिसर्स ने उनको गाड़ियों को रोकने के लिए, जो गलत गाड़ियां चल रही थी, गलत तरीके से चल रही थी, उनको रोकने के लिए इशारा किया। तो एक तेज़ रफ्तार स्विफ्ट ने उनको, जिसको वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनको कुचल दिया और वो चल के भाग गया। उसके बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी वहाँ पर डेथ हो गई। वो शहीद हुए अपना फ़र्ज़ निभाते हुए। तो विकास कुमार जी की भी, जो कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के थे विकास कुमार जी, उनकी भी बहादुरी को सलाम करते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से उनको 1 करोड़ रुपए उनके परिवार को सहयोग राशि देने का निर्णय लिया गया है। सिविल डिफेंस में प्रवेश कुमार जी, इनको भी पिछले साल एक ट्रक ने इसी तरह से ड्यूटी पर तैनात थे, ये हाईवे पर, वहाँ पे कुचल दिया था। हम उनकी भी शहादत को नमन करते हैं और प्रवेश कुमार जी के परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है वो देश के शहीदों के साथ में, शहीदों के परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। देश जब एक बेटा खो रहा है तो परिवार भी एक बहादुर बेटा खो रहा है। सरकार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में उन सब परिवारों के साथ में है। उनको 1-1 करोड़ रुपए की राशि देने का निर्णय किया गया है और सरकार की ये योजना इसीलिए है कि जो सैनिक, जो वर्दीधारी व्यक्ति अपनी ड्यूटी वॉर में या अपने ऑपरेशंस के दौरान अपनी जान की बाजी लगा के करते हैं,
उनको ये कॉन्फिडेंस रहे कि अगर हमें कुछ हो भी जाता है अपनी ड्यूटी निभाते हुए, तो हमारे सरकारें, हमारा समाज उनके साथ में। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राजधानी दिल्ली समेत देश भर के कई राज्यों में अब कोरोना की रफ्तार काफी धीमी पड़ चुकी है, लेकिन कोरोना की पहली लहर से भी ज्यादा प्रभावशाली कोरोना की दूसरी लहर पड़ी और कोरोना की दूसरी लहर में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस लहर में ऑक्सीजन और दवाइयों की भी काफी किल्लत देखने को मिली और कोरोना काल में राष्ट्र प्रथम की टीम ने राजधानी दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टर आशुतोष शर्मा से बात की और जाना कि आने वाली कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम से बातचीत के दौरान डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने ब्लैक फंगस के बारे में भी बताया। देखिए, ये बड़ी ही दुखद स्थिति रही है पिछले 1-1.25 साल से। हर तबके का इसमें नुकसान हुआ है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मध्यम वर्गीय है। इस दौरान जितनी भी लोगों को परेशानियां हुई हैं, उसके कारण क्या रहे इसके पीछे हम ना जाएं, सिर्फ ये देखें कि परेशानियां किस तरीके से हुई हैं। तो माली, जिसको कि हम पैसे से बोल सकते हैं, वो जान की और बहुत सारे लोगों के व्यापार की। बहुत लोगों को घर बार अपना काम धाम सब छोड़कर जाना पड़ा है। बहुत लोगों की इतनी परेशानियां हुई हैं, वो काम करने लायक नहीं रहे, जबकि वो जिंदा हैं। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात ये है कि पूरा देश, सबने सहयोग किया एक दूसरे को और सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया। किस सरकार ने किया इसमें ना जाकर सबने अपनी तरफ से कोशिश करी कि हम इस दुखद स्थिति में से सब एक साथ बाहर आ सके। ब्लैक फंगस ऐसा कुछ नहीं कि वो कोई ख़तरनाक चीज़ है। ये पहले से ही हमारे सब जगह पर आती रही है। अभी कुछ ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जो हमारी नॉर्मल दिनचर्या थी, खान पान था, उस सब से अलग हो चुके हैं। ज़्यादातर हम लोग घर में बैठे हुए हैं, काम धाम कुछ कर नहीं रहे हैं और दिमाग से भी काफ़ी हताहत हुए हैं। तो उससे हमारी जो शरीर की ताकत है बीमारियों से लड़ने की, वो काफ़ी कम हो गई। तो उस वजह से ये जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, ये ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाते हैं। चाहे वो वाइट फंगस कह लो, चाहे वो ब्लैक फंगस कह लो। ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस जो होती है, वो कहीं पर भी किसी भी जगह पर पाई जा सकती है। चाहे वो स्किन हो, यूजुअली वो एयरवेज से स्टार्ट होती है। हमारे मैक्सिलरी साइनसेस, नोज़, फेरिंक्स, लंग्स, लेकिन ये कहीं पर भी जा सकती है। ब्रेन में, स्प्लीन में, स्टमक में। अभी पीछे ये IGIMS पटना, जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ हमारे मित्र हैं डॉक्टर मनीष मंडल, उनकी टीम ने एक बहुत ही बड़ा म्यूकरमाइकोसिस का एक लगभग आधा किलो का लंप निकाला है पेट के अंदर से, जो कि मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी किसी ने निकाला होगा। तो इससे समझने की क्या बात है कि ये कहीं भी और कभी भी और किसी को भी हो सकती है। ख़ास तौर से उन लोगों को ज़्यादातर की, जैसे कि डायबिटिक्स, जो मधुमेह से। तीसरी लहर, जैसे कि जितने भी हम वेबिनार्स या मीटिंग्स या गोष्ठियाँ जो भी हो रही हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी क्लिनिशियंस हैं या जितने भी डॉक्टर्स हैं या जितने भी इस बीमारी के संदर्भ में जानकार लोग हैं,
सब अब तक बोलते ही आ रहे हैं, आगाह करते आ रहे हैं कि सावधान रहें, बचाव रखें। क्यों? क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से आ रही है। कारण हमने अभी तक जो वैक्सीनेशन किया है वो वैक्सीनेशन या तो वृद्ध हैं, बीमार हैं, या 45 साल से ऊपर के हैं, और कुछ 18 साल से ऊपर के लोगों का भी हो पाया, लेकिन बच्चों का नहीं हो पाया। तो वो उनकी खुद की, क्योंकि 1-1.25 साल से वो घरों में बंद हैं, तो इम्यूनिटी भी काफ़ी कमज़ोर हो गई है, और ये बीमारी जो है अब उनके अंदर ही पाए जाने की ज़्यादा संभावना है। क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया, हम खुद ही इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। उससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है, अगर आप अपने घरों में हैं, छत के ऊपर जाएं, सूरज की रोशनी में रहें, कुछ देर घूमें, आधा घंटा, पौना घंटा अपने छत के ऊपर। छत नहीं है, खिड़कियां हैं, कमरे में रोशनी आ रही है, उसका इस्तेमाल करें। जहां भी पॉसिबल हो, घर से बाहर जाना मजबूरी है, सुबह के वक्त मास्क लगाकर अच्छे से जाएं, सैनिटाइजेशन का पूरा करें, और बच्चों को भी एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा सा जोर दें। डाइट अच्छी रखें, ज़्यादा तला भुना मसालेदार इसका व्यंजन का इस्तेमाल कम करें। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस बार गंगा दशहरा का पर्व 20 जून 2021 को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इसी दिन गंगा मां धरती पर अवतरित हुई थी। इसके साथ ही 21 जून को निर्जला एकादशी का व्रत और स्नान है, इसलिए इस दिन गंगा नाम के स्मरण मात्र से ही सभी पापों का अंत हो जाता है। हिंदुओं में गंगा दशहरा का बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ, हवन और मुंडन जैसे शुभ काम किए जाते हैं। इस दिन लोग गंगा नदी के किनारे जाकर तप, हवन, दान और जप करते हैं। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन जिस भी चीज का दान करे उसकी संख्या 10 होनी चाहिए। लेकिन कोरोना काल में धर्म नगरी हरिद्वार में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर होने वाले स्नान पर्व को स्थगित कर दिया गया है। सिर्फ तीर्थ पुरोहित और गंगा सभा के पद अधिकारी ही दोनों दिन पूजन कर सांकेतिक स्नान करेंगे। हरिद्वार पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं से गंगा स्नान के लिए न आने की अपील की है। राष्ट्र प्रथम की टीम ने दिल्ली के तिलक नगर में स्थित गंगा मंदिर के पुजारी आचार्य श्रीकांत शास्त्री से बात की और गंगा दशहरा और गंगा एकादशी के महापर्व का महत्व जाना। देखिए, गंगा मैया अपना मनुष्य की मुक्ति का एक वो साधन है। अनेकों प्रकार के तापों का हरण करती है गंगा मैया, और जैसा कि गंगा दशहरा अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। अभी वैशाख शुक्ल सप्तमी को माँ गंगा का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं, और ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष और दशमी तिथि को गंगा दशहरा का ये पावन पर्व हम सब लोग मनाते हैं। गंगा दशहरा अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन स्नान, दान, नारियल, द्रव्यों, अक्षतों के द्वारा गंगा मैया का पूजन, अर्चन, वंदन किया जाता है। गंगा मैया कायिक, वाचिक, मानसिक अनेकों प्रकार के 10 तापों का हरण करती हैं, इसलिए इसे गंगा दशहरा के नाम से हम जानते हैं। निर्जला एकादशी का अभिप्राय पांडवों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ माँ कुंती को भीम जी के लिए बताया, क्योंकि वृकोदर नाम भीम जी का बताया है, और उन्हें अत्यधिक भूख लगती थी, वो भूखे नहीं रह सकते थे। तो युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि समस्त कुंती माँ भी इस एकादशी के परम पवित्र व्रत को करती थीं भगवान नारायण के लिए, परंतु भीम भूखे नहीं रह सकते थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने ही युधिष्ठिर जी बोले कि हे प्रभु, आप कोई ऐसा साधन बताइए कि जिससे समस्त एकादशियों का फल मेरे भाई भीमसेन को भी प्राप्त हो, और निर्जला एकादशी जिसे हम भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, जिसके व्रत के करने से अनेकों प्रकार के संताप, दुख आदि और दूर होकर भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती है, नारायण की कृपा प्राप्त होती है। जैसे कल स्नान है
तो वो जो है लोगों पर कितना अच्छा उसका प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बताएं। देखिए, माँ गंगा तन और मन को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि गंगा मैया स्वयं श्री बांके बिहारी जी की भी आरती में आपने सुना होगा कि चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊँ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊँ। गंगा मैया के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के अनेक प्रकार के तापों का, पापों का नाश होता है। और स्नान की तो महिमा अत्यधिक बताई है। तो गंगा मैया का कल हरिद्वार गंगा जी में जो भी मनुष्य स्नान करते हैं वो अनेकों प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। और दशहरा 10 प्रकार के पापों का यहाँ शमन करती है माँ गंगा। गंगा मैया की जय हो। जय। और जब ये जो गंगा जी में स्नान करने के बहुत सारे कल कोरोना काल के समय में लोग वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, तो वहाँ पे जो लोग जो है किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इस वैश्विक महामारी में हमें जाना गंगा मैया के दरबार में बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपना भी और संपूर्ण विश्व का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि जैसे कि भारत सरकार के द्वारा हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। और जहाँ से भी, दिल्ली से, बम्बई से, जहाँ से भी लोग माँ गंगा के दर्शन करना चाहते हैं, आप सभी अपना भी, सभी देशवासियों का भी ध्यान रखें और कृपा करके आप उनकी गाइडलाइन का भारत सरकार के पालन करें, जिससे आप अपने आप को भी सुरक्षित रखें और हम सबको भी सुरक्षित रखें। और माँ गंगा मैया हम सब के मन में, तन में, रोम रोम में वो बसी हुई हैं। उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। देश में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है। कोरोना के मामलों में गिरावट के चलते कई राज्यों में अनलॉक होना शुरू हो गया है और अनलॉक के दौरान कई राज्यों समेत राजधानी दिल्ली की भी आर्थिक गाड़ी पटरी पर आना शुरू हो गई है। हालांकि बाजारों में न पहले जैसी रौनक है, न मंडियों में भीड़ भाड़। राष्ट्र प्रथम की टीम ने कोरोना काल में रेडी पटरी लगाने वाले विक्रेताओं से बात की। दिल्ली में कोरोना तो कम हो चुका है, लेकिन काम धंधे लोगों के पटरी पे नहीं आ रहे हैं। ऑटो ड्राइवर है हमारे साथ, इनसे बातें करते हैं। आपका शुभ नाम? सैनी दास। तो सैनी दास जी, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, कोरोना भी घट रहा है, कैसा व्यापार चल रहा है? टेम्पू कैसे चल रही है? कोई खास नहीं चल रही है, फिर भी पहले से कैसा है? पहले से हल्का सा बेहतर है। तो कितने दिनों से काम चलना प्रारंभ हुआ है? 2-3 दिन। लोग निकल रहे हैं सड़कों पे? हाँ बिल्कुल निकल रहे हैं। हमारा माता रानी दर ये बहुत बढ़िया ये काम धंधा, ऐसे पहले था वैसे अब भी है। बाबा की मेहर से रोटी चल रही है, बस वही लाइन में चल रहा है, अब भी वही चलेगा। कारोबार सही नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी लोग उतना निकल नहीं रहे हैं, रोड पर लोग आ नहीं रहे हैं, माल खरीद नहीं रहे हैं, और इसलिए अभी काम धंधा उतना नहीं है। चल रहा है ऐसे, एक दिन लगाते हैं, 2 दिन 3 दिन बेचते हैं। बाकी रहा काम धाम का है तो ये तो चलता रहेगा, आदमी रहेगा तो काम चलता रहेगा। काम जब से लॉकडाउन से शुरुआत हुआ है, काम तो ठीक ठीक ही चल रहा है, मतलब हल्का ही चल रहा है। लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं और जो है लोगों का काम धाम सभी मतलब एक काम से दूसरे काम लगे हुए होते हैं, बस ठीक ही चल रहा है। लेकिन क्या किया जाए, बीमारी की वजह से जो है सबके लिए वो हालत हमारे लिए, हम कहते जो नहीं है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, जो बीमारी से बचाव कर रही है वो अच्छा काम कर रही है। हम सरकार संतुष्ट हैं, सरकार जो भी कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, सरकार कोई गलत नहीं करती। अच्छा, थोड़ा कम चल रहा है, ठीक चल रहा है। दाल रोटी चल रही है हमारी, काम नहीं चल पा रहा है, कभी सही नहीं चल रहा है। नारियल महंगा आ रहा है बहुत। अच्छा। और लोग सस्ता मांग रहे हैं। हाँ, तो मतलब काम नहीं हो ना पा रहा है। हाँ,
अब 200-300 रुपये बच जाते हैं, उसमें खाना खर्चा हो जाता है। काम है नहीं, काम बहुत हल्का है, काम है ही नहीं है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अब ये हमारा काम चले, हाँ, रोजी रोटी बढ़े हमारी, हाँ, और क्या यही होना चाहिए। ग्राहक नहीं आ रहे हैं? ग्राहक ही नहीं है, अच्छा, काम ही नहीं है। काम ही नहीं है मतलब? हाँ जी, लॉकडाउन की जब से खुले तो काम ही नहीं है? काम है ही नहीं है। अभी तो थोड़ा कम ही है, अभी इतना कोई खास नहीं है। मतलब लॉकडाउन के बाद जो है मतलब ग्राहक कम आ रहे हैं? बहुत कम, मोस्टली बंदे अपना ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इनसे रेडी पटरी वालों से ज़्यादा खरीद रहे बंदे, ऑनलाइन ज़्यादा चल रहा है। अभी काम तो डाउन है, ग्राहक दोपहर को वैसे नहीं होता ग्राहक, सुबह जो आ जाए, सुबह मंडी जाते हैं, वो मास्क अपना लगा के रखें, दूरी बना के रखें, मेरी यही विनती है। पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में कभी तेज हवाएं चलने लगती हैं तो कभी बारिश तो कभी तेज धूप। हालांकि कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन दिल्ली वासियों को अभी भी मानसून के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। राज सर्वप्रथम की टीम ने दिल्ली में बार बार बदल रहे मौसम के मिजाज पर लोगों से बात की। यह मौसम का नज़ारा है, यह देखें मौसम में बदलाव प्रारंभ हो चुका है। तेज धूप से लोगों को राहत मिल चुकी है। मैं अभी राजेंद्र नगर का यह नज़ारा दिखा रहा हूँ, और कभी धूप तो कभी बादल और हल्की बारिश होने की भी उम्मीद में लोग आस लगाए बैठे हैं। इस प्रकार से महानगर दिल्ली NCR में प्रतिदिन मौसम में तब्दीलियाँ देखी जा रही है। मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है, तेज़ हवा के झोंके के साथ साथ बादल भी हल्की लग चुकी है। तो इस प्रकार से महानगर दिल्ली में NCR में बारिश होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। मैम आपका शुभ नाम? शोभा। शोभा मैम, दिल्ली का जो मौसम है सुहाना है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? ऐसे माना जाए तो सही है, नहीं ज़्यादा गर्मी है और नहीं ज़्यादा मतलब मौसम ख़राब है, ऐसे तो होना चाहिए मतलब जितना। अभी काफ़ी सही है अभी मौसम तो, और क्या नाम की हवाएं बह रही। मानसून आ गया है, इसमें आपका क्या कहना है? मौसम आ गया है, बहुत अच्छा है और बहुत राहत मिल रही है। होना भी ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ रही थी और आज ये बारिश हुई है, अच्छा मौसम हो गया, बढ़िया लग रहा है। घूमने फिरने में थोड़ा अच्छा लगता है, मौसम ठंडा रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले गर्मी से तो बहुत बढ़िया हो गया ना, बारिश हो गया तो। दिल्ली में बहुत दिन से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और आज प्री मानसून की जो है फर्स्ट बारिश आई है और मौसम उससे सुहाना भी हो गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, इस बारिश से मौसम बहुत ठंडा हो गया है। जैसे कि हम देख रहे थे कि बहुत बारिश के आने की हम संभावना कर रहे थे, पर बारिश हो नहीं रही थी। अब जिस तरीके से बारिश हुई है, इससे हमें मतलब बहुत शांति मिली है। मतलब एक तरफ से जो हमारा वातावरण गर्म हो रहा था वो चिल्ड हो गया, एकदम ठंडापन। जैसे कि अब वैसे हर समय हवा चलती थी तो आने जाने में, बाहर जाने में बहुत दिक्कत होती थी। मौसम ऐसे बहुत अच्छा है, रोमांटिक है, कपल्स के लिए बहुत ठीक है कि इतनी टाइम से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मौसम ठंडा हो रहा है, घूमने लायक है। वैसे अच्छा है, मतलब घूमने लायक है और मैं कहूँगी सबको आना चाहिए इस टाइम घूमने के लिए बाहर। मौसम में ठंडा है क्योंकि इतने टाइम से घर में रहे, लॉकडाउन लगा रहा, तो मौसम अच्छा है, ठंडा है, घूमने लायक है, मतलब फैमिली के लिए और कपल्स के लिए भी मतलब मैडम सुहाना तो हुआ, लेकिन अभी उस हिसाब से बारिश या मानसून नहीं आया जिसका इंतज़ार लोगों को है, क्योंकि ये उमस भरी गर्मी लोगों का दम तोड़ रही है। क्योंकि काम धंधे करने वाले या जैसे फील्ड में निकलने वाले, उन्हें ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है कि एक तो घर की परेशानी, कोरोना वैसे ही चल रहा है, तो ये उमस गर्मी जब मार्केट करते हैं तो और मारती है। तो वैसे अच्छा है कि और बारिश हो तो थोड़ा मौसम में रिलीफ मिले कि बंदा आराम से काम कर सके, और मौसम चेंज होना चाहिए अपना ही उस हिसाब से कि हमारे को भी सेटिस्फेक्शन होगी काम करने में या घर पे कोई दिक्कत नहीं हो। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यहीं विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।